Okay, so today we discussed Maxwell bridges. It is our first AC bridge to discuss. Yesterday we already discussed about basic concept about AC bridges, and to be continued. Today is our first bridge discussion, that is Maxwell bridge. So let be discussed about the Maxwell bridges. So देखिए, ये हमारा मैक्सवेल ब्रिज का सर्किट है, सेम वही Z1, Z2, Z3 एंड ZX. ZX का मतलब क्या है? ZX इज अ अननोन इम्पिडेंस. ओके, इज अ अननोन इम्पिडेंस. ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, एल भी है ना, इंडक्टर भी है, रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टर. और यहाँ पर देखो लिखा हुआ था मैक्सवेल ब्रिज द्वारा अननोन इंडक्टेंस का मान एक नोन कैपेसिटेंस के टर्म में मेजर किया जा सकता है या जाता है. लाइक हमें किसका मान देखो, हमें एक अननोन इंडक्टर एक्चुअली इंडक्टर क्या है, इंडक्टेंस अननोन है ना, इंडक्टर का इंडक्टेंस एक्चुअली अननोन इंडक्टेंस हमें किसके मान में, अननोन इंडक्टेंस का मान हमें एक नॉन कैपेसिटेंस के मान में निकालना है. ठीक है ना, ये हमारा क्या है, नॉन कैपेसिटेंस है. ये सब वैल्यू तो हमें नॉन है ना पहले से ही, सिर्फ क्या है अननोन, हमें ZX यानी हमें सिर्फ ये जो इंडक्टेंस है वो अननोन है, और हमें इसका मान निकालना है किनके टर्म में, कैपेसिटेंस, एक नॉन कैपेसिटेंस के टर्म में वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो चलो फिर वही सबसे ब्रिजेस का सबसे पहला मेन कॉन्सेप्ट. अगर ब्रिज आपको इस सर्किट सॉल्व करना है तो हमें मालूम है, हमें इसकी क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. ठीक है ना, बैलेंस हम पहले क्या करते हैं, हम पहले सर्किट को क्या करें, पहले सर्किट को बैलेंस कर देते हैं. सर्किट को हमने बैलेंस किया, फिर हमें मालूम है जब सर्किट को हम बैलेंस करते हैं तो हमारी कंडीशन क्या आती है, Z1/Z3 = Z2/ZX. ये हमारी कंडीशन होती है किसमें, बैलेंस करने के, जब हम अपने ब्रिजेस को बैलेंस कर लेते हैं ना. एसी सर्किट में पढ़ा था हमने, डीसी में भी पढ़ा था, डीसी ब्रिजेस में पढ़ा, फिर हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसी ब्रिजेस में भी पढ़ा. जैसे ही बस सबसे पहले हमें यही करना है, हमें पहले क्या करना है, लेट सपोज अवर ब्रिज इज बैलेंस्ड, I = 0. इस ब्रांच में AB के अक्रॉस क्या है, I क्या है, 0 है. जैसे ही ये I 0 होगी तो हमें मालूम है, जैसे ही तो ये ब्रिज बैलेंस हो गया, और जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. कौन सी, Z1/Z3 = Z2/ZX. ओके, तो ठीक है, हमने फिर देखिएगा बैलेंस इक्वेशन फॉर मैक्सवेल ब्रिजेस, Z1/Z3 = Z2/ZX. ओके, ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन. इसको फिर हमने क्या, ZX का हमें निकालना क्या है, ZX निकालना है, तो ZX की वैल्यू निकाली, ZX यहाँ पे क्या, और Z2 Z3/Z1. ठीक, अब यहाँ पे देखो सबसे, यहाँ Z1 क्या है, हमारा डिनोमिनेटर में है, तो हमें इसको Z1 को ऊपर ले जाना है. देखो ये क्या होता है, Z1 इज अ इम्पिडेंस, और एक होता है Y इज अ एडमिटेंस. Z = 1/Y होता है, या Y = 1/Z होता है. मतलब इम्पिडेंस = 1/एडमिटेंस होता है, या एडमिटेंस = 1/इम्पिडेंस होता है. तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये इम्पिडेंस है, तो हमने इसको इसमें एडमिटेंस में चेंज कर लिया. लाइक 1/Z1 = Y1, तो हमने क्या ले लिया, ZX = Z2 Z3 × Y1. ठीक है ना, Y1 के टर्म में ना, एडमिटेंस के टर्म में हमने ZX की वैल्यू ZX की इक्वेशन निकाली, इक्वेशन 1. ओके, अब हम देखते हैं, हम अब ZX तो हमें निकालना है, लेकिन Z2 Z3 और Y1 इन तीनों की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, है ना. और किसमें, हमने पहले ही अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसी ब्रिजेस में डिस्कस किया था कि हम जब भी कोई अपने आगे के डेरिवेशंस या कोई इक्वेशंस या फिर कोई अपनी रिलेशंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही निकालेंगे. तो ओके, तो हमें इनकी वैल्यू Z2 Z3 और Y1 की वैल्यू किस में निकालनी है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में. ठीक है, ना कि पोलर फॉर्म में.
तो ठीक है, पहले हम y1 पे आते हैं। तो अब y1 किसका है, z1 है ना, इसी का तो एडमिटेंस है। तो अब ये एक बात बताओ, अगर हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इसकी, मतलब एक हमारा रेजिस्टेंस है कैपेसिटर के पैरेलल में, हमें इसका रिजल्टेंट क्या निकालना है, इम्पिडेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, हम सीधे ये तो करेंगे 1/z1 इक्वल 1/ ये भाई R1 होगा, है ना, ये R1 होगा और ये C1 होगा, 1/R1, ठीक, 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस क्या करेंगे 1/-j⍵c। देखो क्यों, इसका तो क्या होता है, इसका तो R1 ही होता है, लेकिन इसका इम्पिडेंस हम क्या लेते हैं -j⍵c। कल हम देखा था इसका क्या लेते हैं -j⍵c। -j⍵c नहीं, सॉरी, -j⍵xc इसका लेते हैं -j⍵xc। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर का होता है -j⍵xc, और अगर इंडक्टर होता है तो क्या होता है +j⍵xl, है ना, ये माइनस और प्लस, -j⍵xc और +j⍵xl। तो क्योंकि हमारा क्या है पैरेलल में है, तो हमें क्या 1/R1 प्लस 1/-j⍵xc, ठीक है ना। अब -j⍵xc, अब देखो यहाँ पर फिर xc इक्वल टू क्या होता है, xc इक्वल टू होता है 1/ωc, और xl इक्वल टू क्या होता है ω_l, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़े। ओह शिट, ये देखो गड़बड़ हो गया, अभी तक ये ऊपर ही था। देखो 1/z1 इक्वल टू क्या था 1/R1 प्लस 1/-j⍵xc। अब देखो ये -j⍵xc क्यों किया है, देखो अगर एक कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर होता है तो उसका कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं इन रेक्टेंगुलर फॉर्म -j⍵xc से, और इंडक्टर होता है तो उसका +j⍵xl से। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया और इंडक्टर का इंडक्टेंस हो गया। अब यहाँ xc इक्वल टू क्या है 1/ωc, और xl इक्वल टू क्या है ω_l, xl इक्वल टू क्या है ω_l, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमने ये किया हुआ है 1/z1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/-j⍵xc। अब xc की वैल्यू क्या है 1/ωc। तो पहले हमने क्या किया, इसको j को, अब हमने हमने क्या किया, ये माइनस j है, j से ऊपर मल्टीप्लाई किया और j से नीचे मल्टीप्लाई किया। तो देखो क्या हुआ 1/z1 इक्वल टू 1/R1 प्लस ऊपर j से मल्टीप्लाई किया, नीचे j से करेंगे तो -j² आ जाएगा, j²xc, और j की वैल्यू होती है -√1, और j स्क्वायर की क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो j स्क्वायर क्या हो गया -1 हो गया, j² इक्वल टू -1, तो माइनस पैसे लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/R1 प्लस j/xc आ गया हमारा। हमें मालूम है xc इक्वल टू 1/ωc, तो 1/ωc पर xc इक्वल टू 1/ωc लिख ली, तो क्या गया 1/z1 इक्वल टू 1/R1 प्लस j⍵c1, ये हमारा आ गया। अब 1/z1 इक्वल टू क्या होता है y1, तो बस y1 इक्वल टू 1/R1 प्लस j⍵c1, ये हमारी किसी वैल्यू निकल आई, y1 की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब देखो Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 की तो डायरेक्ट R2 ही है, ये क्या है R2, और Z3 क्या है R3, ठीक है। सो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, Zs इक्वल टू Z2 Z3 एंड y1, ठीक है। Zs इक्वल टू Z2 Z3 R2 R3 इंटू y1 1/R1 प्लस j⍵c1। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ इमेजिनरी, अब हमें एक कॉम्प्लेक्स पूरी इक्वेशन मिल जाएगी, तो हमें क्या करना है रियल और इमेजिनरी का आपस में कंपैरिजन करना है ना। ये तो किया था हमने, रियल और इमेजिनरी का आपस में कंपैरिजन करके फाइनल क्या निकाली थी हमने, इक्वेशंस निकाली थी, रियल की अलग और इमेजिनरी की अलग। तो देखो Rx प्लस j⍵Lx इक्वल टू R2 R3/R1 प्लस j⍵, ये अंदर हमने इसका मल्टीप्लाई किया। यहाँ तो क्या लिखा Zx इक्वल टू Rx प्लस, देखो Rx प्लस, अब देखो क्या होता है, देखो यहाँ लिखा था हमने Rx प्लस j⍵xl होता है ना, Rx प्लस j⍵xl, और xl इक्वल टू ω_l, ठीक है ना। ये ऐसी वैल्यू आ गई, क्योंकि अब ये तो सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, वो थे पैरेलल में, इसलिए हमने 1/R करके ऐड किए थे, ठीक है ना। तो Rx प्लस
जे ओमेगा एल एक्स, ठीक है ना, ये क्या जे एक्स एल, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। तो आर एक्स प्लस जे ओमेगा एल एक्स इक्वल टू R2 R3 अपॉन R1, फिर जे ओमेगा C1 R2 R3। तो हमने क्या किया, अब इमेजनरी का आपस में कंपैरिजन करना है और इमेजनरी को आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर इसको इक्वल होना है इस इक्वेशन को, तो इमेजनरी पार्ट को आपस में इक्वल होना चाहिए और रियल पार्ट को आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखो, चलो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। क्या आर एक्स इक्वल टू क्या गया, R2 R3 अपॉन R1, ठीक, और ओमेगा एल एक्स इक्वल टू क्या गया, ओमेगा C1 R2 R3। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो एल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, C1 R1 एंड R3 होगा। एल हमारे इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ नोन कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो ये हमारी आ गई क्या, मैक्सवेल ब्रिजेस की कंडीशंस आ गई, है ना। मैक्सवेल ब्रिजेस से जो हमें एलेक्स जो अननोन इंडक्टेंस की कैलकुलेशन हम इस टर्म में कर सकते हैं, जो हमारे C1 भी नोन है, R1 भी नोन है, R2 भी नोन है, तो हमारा क्या आ गया, अननोन इंडक्टेंस आ गया, और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ओवरऑल पूरा हमारा जो कॉइल है उसका इम्पिडेंस आ गया, ठीक है ना। चलो एक बार देख लेते हैं इसे। मैक्सवेल ब्रिजेस द्वारा नोन इंडक्टेंस का मान एक नोन कैपेसिटेंस के टर्म में मेजर किया जा सकता है। इसके आर्म 1 में R1 C1, पैरेलल में आर्म 2 में R2 एंड आर्म 3 में R3, व आर्म 4 में क्या है, अननोन RX और अलग संयोजित है, ठीक है ना। आर्म 1 के लिए इम्पिडेंस Z1 के बजाय Y1, एडमिटेंस Y1 1/Z1 लिखना अपेक्षाकृत सरल होता है। तो हमने देख लिया है। अब लास्ट में बस इसके लिए कंडीशंस देखो। मैक्सवेल ब्रिजेस द्वारा मीडियम क्यू कॉइल्स का मापन किया जा सकता है। यानी मीडियम क्यू कॉइल, आप इतना समझो, मीडियम क्यू कॉइल का मतलब है जो इंडक्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मीडियम, ना हाई ना ज़्यादा लो, मीडियम का ही हम क्या, मीडियम इंडक्टेंस का ही हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, किसके थ्रू, मैक्सवेल ब्रिजेस के थ्रू, ठीक है ना। तो मैक्सवेल ब्रिज द्वारा मीडियम क्यू कॉइल का मापन किया जा सकता है एंड हाई क्यू कॉइल्स तथा लो क्यू कॉइल्स के लिए उपयुक्त नहीं होता है, राइट। तो ये था हमारा क्या, मैक्सवेल ब्रिजेस, ठीक है। ओके, थैंक यू।